गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये 2023 दिसंबर में यानी जो लेटेस्ट पेपर आपका हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है। 5 ऑप्शन दिए गए थे। संप्रेषण में वास्तविक अभिरुचि, विषय की व्याख्या करने में अक्षमता, अन्य के साथ अभिरुचि तथा अनुभव को साझा करने में रुचि, जीवन शैली तथा आचरण द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षमता, विद्यार्थियों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना। 2 आंसर इसमें से है जो कि अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है, निगेटिव वाला बताना। सर बी और डी। आपका कहना है विषय की व्याख्या करने में अक्षमता और जीवन शैली तथा आचरण द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षमता है। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सब लोग इसी पर है कि नहीं का और भी कुछ कहना है? नहीं सर, सही है। बी और डी। तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, केवल बी और डी, ये ऑप्शन सही है। कितना आसान सा सवाल पूछा जाता है, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, बी और डी ही सही होगा इसमें। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, हमें आज देखना था दृश्य और श्रव्य साधन। तो दृश्य और श्रव्य साधन, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना। तो आंख और कान जो ये 2 इंद्रियां हैं, हमारे सेंस ऑर्गन है, उसके इस्तेमाल पर बात की जा रही है कि ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ये 2 सेंस ऑर्गन आपके। तो हमारी जो मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, उसमें दृश्य और श्रव्य साधन यानी देखने और सुनने के जो साधन है, साधन से तात्पर्य पढ़ाई के दौरान देखने और सुनने वाले जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसका महत्व बढ़ गया है। जैसे कि दूरदर्शन है, दूरदर्शन किस पे देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। तो ये टीवी वाला साधन हो गया। तो टीवी पे क्या होता है, दोनों ही चीजें इसमें होती हैं, हम देख भी रहे होते हैं, हम सुन भी रहे होते हैं। तो एग्जाम में कई बार ऐसे भी आसान से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि दृश्य और श्रव्य साधन में से निम्न में से कौन सा दृश्य और श्रव्य साधन है। कई बार ये पूछ दिया जाता है निम्न में से कौन सा दृश्य और श्रव्य साधन में नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन है तो सिर्फ इसको दृश्य साधन में मत रखिएगा कि देख रहे हैं, बल्कि इसमें आवाज भी आ रही है तो हम सुन भी रहे हैं, तो दृश्य और श्रव्य दोनों साधन में हो गया। लेकिन जब हम रेडियो की बात करेंगे तो रेडियो सिर्फ और सिर्फ हम सुन रहे होते हैं, देख नहीं रहे होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ श्रव्य साधन में आएगा, यानी सिर्फ हियरिंग का काम यहाँ हो रहा है। एक इंद्रिय आपके इस्तेमाल हो रही है, कान की। कहते हैं दोनों ही साधन का जब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो ज्यादा छात्रों तक और बेहतर तरीके से अध्यापन का कार्य संपन्न होता है, और इसको एक बेहतरीन माध्यम माना गया है। किसको? दृश्य और श्रव्य को, देखने और सुनने वाले जितने भी तकनीक हैं उसका इस्तेमाल। उसके बाद कहते हैं कक्षा के अतिरिक्त अभ्यास, यानी क्लास हो गई उसके बाद का अभ्यास है। छात्रों को हमेशा क्लास के बाद भी अपने अभ्यास को घर पर दोहराने के लिए एक शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हम सब शिक्षक हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम घर से बाहर भी अभ्यास को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके बाद आगे है योग अभ्यास के साधन और उसका महत्व। अभी साधन हम देख रहे थे, उसी साधन और उसके महत्व को और डिटेल में हम देखने जा रहे हैं। उसमें 2 चीजें यहाँ कही गई है, एक मोटर और एक ज्ञानेंद्रिय संबंधी साधन। आप मोटर का मतलब यहाँ मोटर संचालित मतलब मशीन वाला मोटर से नहीं है, ये शरीर के अंदर जो मोटर नर्व से रिलेटेड बातें हैं उससे बात हो रही है कि मोटर नर्व से पर जिसका असर पड़े। और ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो पढ़ाई के तौर तरीके हैं उस पर, तो उसमें कहा गया है पहले यहाँ ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड
जो साधन है उसकी चर्चा की जा रही है, उसके महत्व को बताया जा रहा है। तो सेंस ऑर्गन्स आपके कौन कौन से हैं? आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। तो पढ़ाई में जितने जितने साधन को लगा पाए उतना अच्छा है। तो सबसे अच्छा साधन दो हम लोगों ने ऊपर देखा, एक कान और एक आंख। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तीसरा है, जब आप इसी चीज को लिखते हो तो आपके इसमें इंद्रिय मतलब एक ये स्किन वाला पार्ट तीसरा भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब देखो कान के लिए क्या हुआ, कौन से साधन इस्तेमाल करेंगे? ग्रामोफोन का है, रेडियो का है, और आजकल तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग भी आप चलाते हैं, रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्डिंग चला रहे हैं। आंख के लिए कौन से साधन हो गए? कोई चित्र आप दिखा रहे हैं, कुछ सिनेमा दिखा रहे हैं, कैमरे से कोई फिल्म दिखा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, कोई बुलेटिन आप दिखा रहे हैं, चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, कोई मॉडल दिखा रहे हैं, जिसमें आंख का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये वाला सेंस ऑर्गन, आइज वाला सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी में ऐसी चीजें हैं जिसमें दोनों का है। कोई फिल्म आप दिखा रहे हो अगर आप, और फिल्म दिखाने में उसमें से आवाज भी आ रही है, तो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वो साधन हो गया दूरदर्शन। कोई फिल्म चला दिया प्रोजेक्टर पर जिसमें से ऑडियो की भी गुंजाइश है, आवाज आ रही है, दृश्य और श्रव्य दोनों साधन हो गया। बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा हमें ध्यान लगाने की जरूरत है नहीं, समय क्यों बर्बाद करना बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें क्या होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति। हम क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। इसके अलावा और कौन सी गतिविधियां हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है और हमारी पढ़ाई में बेहतर भूमिका निभाते हैं? तो कहते हैं शैक्षणिक दौरा है हमारा, जैसे कहीं कहते हैं ना एजुकेशनल टूर पे हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो भी हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होता है। उस दौरान हम कई सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, देखना सुनना तो है ही। हम स्किन से कई बार हम किसी चीज कहीं शैक्षणिक दौरा में गए, उस संस्थान में कोई पुरानी मूर्ति है उसको हम छू करके भी देखते हैं, उससे भी हमारे अंदर वो और ज्यादा हमारी स्मृतियों में बैठ जाता है, जितने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे। और क्या तरीके हैं पढ़ने में? समाचार पत्र पढ़ लेते हैं हम। ये जैसे कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कोई नई जानकारी आई हुई है और तुरंत न्यूज़पेपर में आया, तो हम उसके बारे में पढ़ के जानकारी इकट्ठा करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं। यौगिक ड्रामा, योग संस्थान में जब सालाना जश्न वगैरह होता है, तो उसमें क्या है कि ड्रामा वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने भी अपने कॉलेज में ड्रामा क्रिएट किया होगा, तो उसको योग से रिलेटेड ड्रामा होता है, उसको यौगिक ड्रामा कहते हैं। ये पढ़ाई के दौरान आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड साधन है। चित्र साधन की महत्ता के बारे में कहते हैं, जो फोटो, एक तस्वीर कोई आपने क्लासरूम में लटका दिया और उसके बाद आप उस चित्र को दिखा करके पढ़ा रहे हैं, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। जैसा कि हम लोग पहले से इस चीज को कई बार सुन चुके हैं कि एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है, यानी एक चित्र हजार शब्द की कहानी कह देता है। इसीलिए कक्षा में अध्यापन साधन में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, चित्र का। और चित्र के बारे में एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे कि योग अभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ नोट आपको डाला हुआ है। इसमें कहा हुआ है चित्र को जैसे कि आपको पढ़ाना है और आप लेकर गए चित्र, आप पहले आपने लटकाया नहीं, हाथ में रखा हुआ है मोड़ करके फोल्ड करके, अचानक से आपने तस्वीर लटकाई, दिखाया और उसके बारे में बोलना शुरू किया। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी देर बोलने का था आपने बोला, फिर आपने फोल्ड किया और उस चित्र को रख दिया। ये एक अच्छी विधि नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कहते हैं चित्र को बहुत अधिक समय तक लटका कर रखें। यानी अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, उससे पहले आप इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, तो उससे पहले ही चित्र को लटका दें क्लासरूम में। चित्र लटका करके आप रखे रहने दें। फिर आप इंट्रोडक्शन देते रहिए चित्र पर, जब आप बताएंगे तब आप बाद में भले ही जाएं, लेकिन चित्र को डिस्क्राइब करने से पहले से लटका होना चाहिए। इसीलिए ये शब्द आता है, ये सेंटेंस आता है
चित्रों को बहुत अधिक समय तक लटका कर रखें और उसके बाद शिक्षक चित्र का विस्तृत वर्णन करके समझाएं। तो एग्जाम में आपको आ सकता है कि अगर चित्र का इस्तेमाल हम अध्यापन विधि में करते हैं, चित्र को कितनी देर तक लटकाना है, उसमें आपको आ सकता है ऐसे 10 मिनट तक लटकाए रखना है, 20 मिनट तक रखना है, बस विस्तृत वर्णन से ठीक पहले लटका देना है, और एक ऑप्शन में ये आएगा बहुत अधिक समय तक लटकाए रखना है। तो यही ऑप्शन सही होगा, ये ध्यान रखना है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट वहां डाल दिया। अब अध्यापन साधनों के क्या लाभ हैं, जो ये साधन है इसका जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो ये है जब कक्षा के दौरान कोई ऐसी मुश्किल विषय आता है जिसको शब्दों से कहने में दिक्कत होती है। अगर आप कहे कि पद्मासन लगाना है या मत्स्येंद्र आसन लगाना है, तो हम कह के समझा रहे हैं आपको, क्योंकि अगर आप अभ्यासी हो तो आपको समझ में भी आ रहा है, और अगर शुरुआत में पढ़ रहे हैं, उसमें नया नया हमने पढ़ना शुरू किया है तो हमें बहुत कुछ नहीं आ रहा है, या कोई आसन के बारे में हम ऐसा आपको पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में जो आसन हमने किया ही नहीं है, क्योंकि इतने आसन हैं, जरूरी तो नहीं है सारे आसन हमने किए होंगे। अगर उसकी तस्वीर हमारे पास है या उसका कोई वीडियो हमारे पास है, अगर हमने क्लासरूम में वो वीडियो चला दिया और उस वीडियो को दिखा करके हमने उस साधन का इस्तेमाल किया और फिर आपके सामने हमने उसके बारे में जानकारी दी, थियरी के बारे में, तो मुश्किल विषय को भी, मुश्किल आसन को भी समझने में आसानी हो जाती है और आपको भी प्रेरणा मिलती है। उसके बाद कहते हैं इससे छात्रों का ध्यान क्या होता है, कक्षा से हट नहीं पाता, क्योंकि ये नई तकनीक हो गई। साइकोलॉजी ये कहता है जब नई नई चीजें आपके सामने आती हैं तो आप उससे अपना ध्यान नहीं हटा पाते हो, इधर उधर नहीं ले जा पाते हो, तो आपका पूरा ध्यान क्लास में ही बना रहता है, क्योंकि आप सोचते हो उसके बारे में। तो स्टूडेंट उसमें व्यस्त रहता है, वो उस विषय के बारे में, उस चित्र, उस साधन के बारे में सोचना शुरू करता है, तो आपकी क्लास में डिस्टरबेंस कम होता है और सारे छात्रों में अभिरुचि बनी रहती है, उसके अंदर जिज्ञासा लगातार बनी रहती है, नई नई जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। और उस दौरान उस साधनों से जो हम सीखते हैं, वीडियो से, फोटो से, या फिर हम और अलग अलग साधन है, कोई मॉडल का इस्तेमाल किया, प्रदर्शन हमने कुछ कर दिया, करवा दिया किसी से, उस तरीके से जो चीज सीखा जाता है वो ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, इस तरह के साधन से जब हम सीखते हैं तो इसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में लंबे समय तक बना रहता है। और साथ ही पाठ का, यानी उस पढ़ाने का जो हमारा मोटो है, उद्देश्य है, वो आसानी से पूरा हो जाता है। और साधनों का मूल्यांकन छात्रों के द्वारा हो जाता है, एक साधन प्रभावशाली रहा या नहीं। कहने का तात्पर्य है जो साधन आपने इस्तेमाल किया, उस साधन का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो छात्रों का चेहरा देख करके, छात्रों के अंदर की रुचि देख करके, छात्रों का व्यवहार देख करके आपको पता चल जाता है कि ये साधन प्रभावशाली रहा या नहीं रहा। अगर वो साधन प्रभावशाली नहीं रहता है तो अगली बार से आप कोशिश करते हो तो उस साधन का इस्तेमाल ना करें, कोई और दूसरा साधन का इस्तेमाल करें। इसलिए टीचर भी पढ़ाते समय सीख रहा होता है कि अगली क्लास में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अब है अध्यापन विधियों का चयन और उसको तैयार करने का तरीका। हमने ऊपर देखा 7 अध्यापन विधि पढ़ी, 5 उसके सिद्धांत पढ़े कि इन सिद्धांतों के आधार पर हमने 6 इसके घटक भी पढ़ लिए थे। अब है कि अध्यापन विधियों का चयन हम कर रहे हैं, कैसे तैयार करेंगे, चयन करने के बाद उसको क्या तरीका होगा। तो कहते हैं विषय के हिसाब से बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी भी एक विधि का आप चयन करते हैं, और जिस विधि का आप चयन कर रहे हो, अगर लेक्चर विधि का आप चयन कर रहे हैं, व्याख्यान विधि का चयन कर रहे हैं, तो व्याख्यान से संबंधित चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब पता चला कि आप लंबा बोल ही नहीं सकते, या उस दिन आपकी तबीयत खराब है, तो आपको उस विधि को चुनना ठीक नहीं, क्योंकि उसमें लंबा बोलना पड़ेगा। आपको लगता है कम बोलना पड़ेगा तो दूसरे साधन का इस्तेमाल। तो उस विधि का जब पूरा ज्ञान होगा तो आप डिसाइड कर पाओगे उस विधि से संबंधित साधन क्या क्या है।
उसके बाद कहते हैं साधनों का अधिक प्रयोग टालना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई विधि अपना रहे हो तो उसमें ये नहीं कि सारे साधन का इस्तेमाल एक बार में कर लिया, एक ही क्लास में कर लिया। जैसे अगर हमने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना है तो पता चला प्रोजेक्टर का भी किया, हमने टीवी का भी कर लिया, हमने उसी दौरान ऑडियो के संसाधन का भी इस्तेमाल कर लिया, उसी दौरान हमने मॉडल भी दिखा लिया। ये हो जाएगा हौच पौच, बहुत अच्छा करने के चक्कर में नहीं। ये संसाधन से इन साधनों का इस्तेमाल करना अच्छा होता है, ये जान करके हमने कहीं से पढ़ा और सारे संसाधन का इस्तेमाल एक ही क्लास में हमने कर दिया, तो ये भी अच्छा नहीं होता है साइकोलॉजिकल दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। इसीलिए कहा गया है कि एक साथ ही सारे प्रयोग नहीं करने चाहिए, सारे साधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम और प्रभावी साधनों का इस्तेमाल करें। कक्षा में साधन के इस्तेमाल से पहले क्या करेंगे, उसकी विधिवत जांच कर लेंगे। जैसे एक तस्वीर को आपको लटका करके पढ़ाना है, आप ये देखेंगे तस्वीर को टांगने के लिए कोई जगह है या नहीं, कोई ऊंचे स्थान पे कोई कील वगैरह लगी है या नहीं, हैंगर है या नहीं। अगर आपको प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना है तो प्रोजेक्टर को उससे पहले ही चलवा कर देख लेंगे, प्रोजेक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाइट है या नहीं। अगर लाइट चली जाती तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों की जांच करनी चाहिए। साधनों का प्रयोग तब करना चाहिए जब छात्र उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो। यानी कौन सा साधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टूडेंट की उसमें रुचि है या नहीं, अगर रुचि है तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और साधनों में विषय को क्रमबद्ध तरीके से पेश करना चाहिए। बोलते समय तो हमें पता है, हम एक बार में कहते हैं कि हाँ अब हम ये बताने जा रहे हैं, लेकिन जब साधन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए। और पहले सीक्वेंस में जब चीजें होंगी तो एक बार में एक ही चीज को आप रखोगे, फिर उसी सीक्वेंस से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उसको इस्तेमाल करोगे, उस विषय को। और जब क्लास कंप्लीट करते हैं तो अंत में प्रश्नोत्तरी, यानी कि प्रश्नोत्तर, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं विषय से संबंधित, तो उसकी चर्चा जरूर करनी है कि प्रश्न पूछें आप, उतना समय देना है। और साधन ऐसे नहीं होने चाहिए बहुत खर्चीला हो, बहुत खर्चीला साधन भी इस्तेमाल करेंगे तो इसको अच्छा नहीं माना गया है। कि अब क्लास हो रही है ऐसी जगह पर जब साधन पैसे की कमी है और आपने डिमांड कर दिया टीचर ने कि नहीं हमें स्मार्ट बोर्ड ही चाहिए, अब 3 लाख 2.5-3 लाख रुपए का स्मार्ट बोर्ड आता है, तो आपके पास जो साधन है संस्थान के हिसाब से उस साधन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि देखिए आपके सामने साधनों के विभिन्न प्रकार है, कुछ प्रकार देख लेते हैं हम लोग। ब्लैक बोर्ड हम लोग बचपन से देखते आए हैं, बुलेटिन बोर्ड इसको कहते हैं कि एक ही बोर्ड पर जब हम लोग कई चीजों को एक साथ क्रमबद्ध तरीके से सजा कर रखते हैं। ग्राफिक्स साधन हम लोग जानते हैं, ग्राफिकल डाटा जिसको कि शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, तो ग्राफिक्स बना करके उसको हम आपके सामने, यानी कि आप भी अपने स्टूडेंट के सामने पेश करते हो। सचित्र पाठ्य पुस्तक होता है, कई बार कई पुस्तक में तस्वीर दी होती है आसन की, जैसे कि ये एक आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की एक किताब है बिहार स्कूल ऑफ योग की। इसमें उन्होंने अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तस्वीर दी और अंदर भी तस्वीर मान लीजिए दिया हुआ है, सचित्र पाठ पुस्तक इसको बोलेंगे। मैग्नेटिक बोर्ड का भी इस्तेमाल कई बार किया जाता है, जिसमें मैग्नेट होता है बोर्ड में भी और उसके ऊपर भी जो पेज लगाते हैं, पेज के ऊपर एक मैग्नेटिक गोटियां होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। यौगिक मॉडल है, जैसे ये मॉडल है, इसको मॉडल के रूप में एक ऐसे सोचो मूर्ति है जो मॉडल के रूप में पेश उसको करते हैं, इसको यौगिक मॉडल कह दिया। ओवरहेड प्रोजेक्टर आप लोग सब लोगों ने देखा होगा अपने कॉलेजेस में, दीवार के ऊपर ऐसे लटकाते हैं और वो एक दूसरे सफेद पर्दे पर फिल्म की तरह चीजें चलती हैं। दीवार पर पोस्टर लगा देते हैं, हर योग संस्थान में पोस्टर लगा होता है। योग की तस्वीर जैसे लगा देते हैं, जैसे यहाँ मैंने लगा कर रखा हुआ है। उसी तरह टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल पहले बहुत होता था, आजकल तो टेप रिकॉर्डर की जगह मोबाइल ने ही रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल शुरू हो गया है, तो मोबाइल ने रिकॉर्डर का स्थान ले लिया है।
बहुत पहले ग्रामोफोन का इस्तेमाल हुआ करता था, अब तो ये सब चीजें बस यूनिक ही रह गई हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आज भी होता है, जब बड़ा सभा हो, ज्यादा लोगों की भीड़ हो तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। टेलीविजन बहुत बेहतरीन साधन है। टेलीविजन पर आजकल जो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, किसी योग संस्थान का या किसी सरकारी संस्थान का यूट्यूब चैनल है, और आप उसको क्या करते हैं, टेलीविजन से जोड़ करके उसी पर उसको देखते हैं। या फिर दूरदर्शन पर बहुत सारे चैनल आते हैं पढ़ाई के। वीडियो सीडी का पहले इस्तेमाल होता था, आजकल पेन ड्राइव का इस्तेमाल शुरू हो गया हुआ है। अब सीडी का इस्तेमाल कम हो करके पेन ड्राइव का इस्तेमाल ज्यादा हो गया। पहले फ्लॉपी का भी इस्तेमाल होता था। अब उसके बाद आते हैं मोटर नर्व्स के द्वारा विषय संवेदी ज्ञान कैसे होता है, यानी हर नर्व्स को एक्टिव करने के लिए। तो इसका क्या अर्थ होता है, कुछ छात्रों में सुने हुए ज्ञान को प्राप्त कर तुरंत आयोजित करने की विलक्षण प्रतिभा होती है, यानी कि तुरंत रिएक्ट करना। मोटर नर्व्स क्या करता है, आपके शरीर पे मान लीजिए चींटियां चल रही हैं, तो तुरंत जो है वहां संवेदी जो नर्व्स हैं उसने आपके ब्रेन को तुरंत मैसेज दिया कि यहाँ चींटी चल रही है। और फिर उधर से वापस क्या होता है, ये आता है चींटी को हटाओ, दूसरा हाथ आपका उस चींटी को झटक देता है। तो ये मोटर नर्व्स का काम होता है, झटक दिया। तो इसी में इसी तरीके से पढ़ाई में इसको कहते हैं कि कोई कई छात्र ऐसा होता है कि अभी उसने पढ़ा, और अगर उनको कहें कि अभी तुमने क्या पढ़ा तुरंत बताओ कुछ, तो वो तुरंत आपको हू बहू बहुत ज्यादा चीजें, मतलब जितना 100% उसने सुना लिया अपने अंदर, तो बहुत ज्यादा परसेंटेज में वो आपको तुरंत रिवर्ट कर सकता है, उसी तरीके से पेश कर सकता है। ऐसी विलक्षण प्रतिभा होती है। ये मोटर नर्व से संबंधित चीजें हुई। अब इसी में कहा गया कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि किसी विशिष्ट यौगिक अभ्यास का प्रदर्शन अध्यापक खुद करे। आप जैसे अपने स्टूडेंट को सिखाने जा रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को लाते हैं, उसको डेमो उससे करवाते हैं और खुद उसको बताते हैं। आप वो करें बहुत अच्छा है, लेकिन एक अच्छा अध्यापक वो है जो विशिष्ट यौगिक अभ्यास को खुद पहले करके दिखाएं, खुद प्रदर्शन करें, फिर एक डेमो किसी स्टूडेंट से करवाएं, फिर उसकी विशेषता बताएं, करें। इससे छात्रों पर बहुत ही बेहतर प्रभाव जाता है, छात्रों में उत्साह बना रहता है, छात्रों के साथ बेहतर संपर्क बनता है आपका, और छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है उसको करने की। उसके बाद कहते हैं प्रदर्शन के ठीक बाद अध्यापक को उस अभ्यास से संबंधित मूलभूत चीजों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, किसको करना है किसको नहीं करना है, अचानक से नहीं करना, या जितनी भी चीजें मूलभूत चीजें उससे जुड़ी हुई हैं सब बताना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से दृश्य और श्रव्य साधन है, जो दृश्य भी है श्रव्य भी है, कौन सा एक है, जल्दी बताइए, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। टेलीविजन। 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 दूसरा, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक चित्र का प्रदर्शन करना चाहिए, चित्र को कुछ देर लटकाना चाहिए, चित्र को बहुत अधिक समय तक लटकाएं, चित्र का विस्तृत वर्णन करना चाहिए, चित्र को सिर्फ लटकाकर छोड़ देना चाहिए। चित्र को दो और कहना चाहिए। चित्र को बहुत दो। अधिक समय तक लटकाना चाहिए और चित्र का विस्तृत वर्णन करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज में भी जवाब दिया है, दूसरा और तीसरा। उसके बाद आते हैं कक्षा में प्रश्नोत्तरी का समय सामान्यतः कब रखना चाहिए, क्रिया के बीच में, क्रिया के शुरू में, क्रिया के अंत में, इनमें से कोई नहीं। सर क्रिया के अंत में। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है सामान्यतः कब रखना चाहिए, तो क्रिया के अंत में रखा जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में तो आप कुछ विशेष चीजें ऐसा पढ़ा रहे हो, आपको लग रहा है जब तक बच्चा सीखे ना तब तक बढ़ना ही नहीं है, तो आप बीच में भी प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अब योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला। प्रश्नोत्तरी से शिक्षक को ये पता चलता है छात्रों को समझ में आया या नहीं आया। कठिन प्रश्न
एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कठिन प्रश्न शिक्षित विद्यार्थियों को पूछने चाहिए और सरल प्रश्न कमजोर छात्र से पूछने। शिक्षित, यहाँ शिक्षित तो सभी हैं, इसको क्या कहेंगे? तेज विद्यार्थी हम लोग सर कहते हैं। अनुभवी अनुभवी छात्र हाँ, से अनुभवी कह देते हैं। अनुभवी क्या, सही बात है, अनुभवी, या जो ब्रिलियंट छात्र होते हैं, जो ज्यादा पढ़ने में ध्यान देते हैं। तो कठिन प्रश्न जो अनुभवी छात्र हैं, जो तेज हैं पढ़ने में, उनसे पूछने चाहिए और सरल प्रश्न कमजोर छात्र से पूछने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने शैक्षणिक सिद्धांत में देखा था, आ, उसमें था सरल से कठिन की ओर सिद्धांत। उसमें था ना प्रगमन का सिद्धांत, हाँ, उसका नाम था प्रगमन यस। का सिद्धांत। तो सरल से कठिन की ओर हमें जाना होता है। पहले सरल सवाल पूछते हैं, फिर धीरे धीरे कठिन सवाल की तरफ जाना है। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूला को ऐसे लगाया जाता है कि सरल सवाल किससे पूछना है, जिसकी क्षमता जितनी है उसी तरह से सवाल पूछना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में कमजोर है, तो टीचर की जिम्मेदारी बनती है उसके अंदर जिज्ञासा जगाना, ना कि उसको हतोत्साहित करना। अब उससे ऐसा सवाल पूछने जो उसको आता ही नहीं है, तो वो और हतोत्साहित हो जाता है, भले ही ना बोले। और अगर उससे ऐसा सवाल पूछने जो उसको आता है, तो उसको लगेगा नहीं, मैं तो जवाब दे सकता हूँ, तो आगे भी मुझे पढ़ना चाहिए, तो उसकी रुचि और बनी रहेगी। और अगर कोई तेज विद्यार्थी है, अनुभवी है, उससे सरल सवाल पूछते हैं, तो वो हतोत्साहित हो जाता है कि इसमें क्या है, ये तो मुझे पता ही था, ये क्लास में मजा नहीं आ रहा, ये तो मेरे लेवल का नहीं है। तो उससे अगर हम कुछ कठिन सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है, उसको लेता लगता है कि नहीं, मैंने जवाब दिया, तो उसको भी संतुष्टि होती है और आगे पढ़ने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है। इसीलिए इस सिद्धांत को लागू किया जाता है। योग प्रशिक्षक सभी प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछें। जब आप टीचर हैं, तो जब आप सवाल पूछेंगे, तो ये नहीं हाँ भाई बता, सुन, तू इधर आ, तू इधर ये सवाल बता, और जोर से डांट करके पूछ रहे, कभी ना करें ऐसा। कैसे पूछना है? सभी प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछना है। होता है अब कॉलेजेस में जब हम शिक्षक बन जाते हैं, तो कई बार हमें ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, तो हम क्या करते हैं, अहंकार हमारे अंदर आता है, हम स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझते हैं और उससे ऐसे बात करते हैं जैसे कि पता नहीं वो घर का नौकर हो, या नौकर से भी ऐसे क्यों बात करना है, मतलब उपेक्षा की दृष्टि से डांटते हुए बात करते हैं। वो गलत है। पाठ सिखाते समय शिक्षक सरल प्रश्न पूछे और बाद में कठिन प्रश्न पूछे। वही प्रगमन का सिद्धांत लागू लागू हो रहा है, सरल से कठिन की तरफ। यानी पाठ जब सिखाते हैं तो सरल प्रश्न पूछेंगे, और जब पाठ हमने पूरा पढ़ा दिया, तब थोड़ा कठिन सवाल पूछेंगे, ताकि पाठ पूरा पढ़ लिया है तो अब उस पर स्टूडेंट अपना पूरा दिमाग लगाएगा। अब प्रश्नोत्तर का कालांश हर समय हर कक्षा में जरूर रखें। कक्षा के अंत में कुछ समय प्रश्नोत्तरी को देना है, ताकि किसी छात्र की कोई समस्या है, कठिनाई है, तो वो उसको दूर करने के लिए सवाल पूछेगा, या आप सवाल पूछ करके ये चेक कर लेते हैं कि बच्चों को समझ में आया ही नहीं, आया कि नहीं। साथ ही कौन सा छात्र विषय को कितना समझ पाया, इसका मूल्यांकन भी हो जाता है। दोनों बातें हो जाती है, दोनों तरफ से छात्रों का भी समाधान हो जाता है, शिक्षक को भी संतुष्टि मिल जाती है। प्रश्नोत्तरी के लिए किन किन बातों का ख्याल रखें, ये भी कहा गया है। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना है कि पूछो, क्या समझ में नहीं आया पूछो। छात्रों के छोटे और हल्के प्रश्न पूछने पर हतोत्साहित ना करें, ना ही उनका मजाक उड़ाए। जनरली ऐसा होता है, किसी स्टूडेंट ने हल्का सवाल क्या पूछा कि सब हंसने लगते हैं क्लास में। जो ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, वो ज्यादा हंसना, पहले वो हंसता है, फिर उसके एक दो दोस्त हंसने, फिर पूरी क्लास में हंसी का ऐसे कि फव्वारा निकल आया। जो अच्छे टीचर होते हैं उसी समय डांट देते, तुम हंसते क्यों। आपने देखा होगा क्लास में ऐसा कई बार, कई सालों तक हम लोगों ने पढ़ाई की हुई है, तो उसमें ऐसे कई बार ऐसे मौके आए होंगे। तो किसी का भले ही छोटा सवाल क्यों ना हो, कोई हल्का सवाल ही क्यों ना हो, तो उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। और ये हम अपने छात्रों को भी कहेंगे
कि ऐसा ना करें अपने साथियों के साथ। कोशिश करें कि सभी छात्र चर्चा में सम्मिलित हों, ना कि कुछ छात्र ही हमेशा उत्तर देने में आगे रहते हैं। जैसा कि अपनी क्लास में अभी हैं, अगर क्वेश्चन पूछें या कहें कि हैंड रेज कीजिए, तो कुछ लोग ही डेली हैंड रेज करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सभी लोग सम्मिलित हों, ना कि बार बार एक ही स्टूडेंट आगे रहे। लेकिन शिक्षक की भी अपनी जो एक सीमा है, अगर बाकी लोग नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास हो रही है, इसमें दिख नहीं रहे कि कौन मेट्रो में अभी जा रहे हैं, कौन बस में यात्रा कर रहे हैं, और उनके अंदर नहीं जिज्ञासा, बस क्लास ज्वाइन किए हुए हैं या नहीं समय मिल पा रहा है, तो टीचर भी क्या करे। कम से कम जो पढ़ने वाले हैं उनकी जिज्ञासा तो शांत करनी ही चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बार बार फिर उन्हीं से पूछते हैं। उसके लिए थोड़ा छात्रों को भी जागरूक होना चाहिए, और टीचर की जिम्मेदारी है उनको और प्रोत्साहित करे। ये भी ध्यान रहे कि चर्चा सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु तक सीमित हो, बिंदु से ना हटे। कई बार होता है ना, कुछ छात्र होते हैं, चर्चा शुरू हुई और वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है वो सवाल को लेकर चले जाते हैं। अभी कोई बात शुरू होगी तो राजनीति की बात, मोदी जी, योगी जी, राहुल जी की बात शुरू हो जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु तक सीमित होना चाहिए। उससे जैसे ही हटना शुरू हो तो आप तुरंत रोकें और कहें कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिस विषय पर चर्चा हो रही हो, अध्यापक को उसका पूरा ज्ञान होना बेहतर होता है। अगर जिस विषय पर चर्चा हो रही है, किसी ने सवाल पूछ दिया, अब उसका ज्ञान अगर नहीं है अध्यापक को, तो उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। और ऐसी स्थिति में कह देना चाहिए, जैसे देखिए नीचे कहा गया है, अगर किसी बिंदु को अध्यापक नहीं जानते हैं या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे निसंकोच अपनी असमर्थता जतानी चाहिए और क्या कहना चाहिए कि वह अगली कक्षा में उस बिंदु को जरूर समझा देगा। नहीं आना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको फिर पढ़ के उस छात्र की जिज्ञासा को पूरा करना, उसकी जिज्ञासा को शांत करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि वो कुछ कुछ और पूछ रहा है, आपको नहीं आता, आप गोल गोल घुमाए जा रहे, इधर उधर की बातें किए जा रहे हो। ज्यादातर लोग करते हैं, बहुत सारे शिक्षक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। मेरा ये अनुभव है, जब आप निसंकोच बोलते हो और बाद में उसी चीज को फिर बहुत अच्छे से रखते हो, तो छात्रों का विश्वास आपके ऊपर बनता है। तो आप भी आगे जब शिक्षक बनेंगे तो इसका ध्यान रखें। छोटे बालक इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि समूह चर्चा में पूरी तरह से हिस्सेदारी ले पाए। शिक्षक को ये समझते हुए दूसरे तरीकों से उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि ग्रुप कौन सा है, किस एज ग्रुप के ऊपर है। तो कहते हैं छोटे जो बालक होते हैं वो सवाल जवाब ज्यादा नहीं करना चाहते, मन में होता है, डरते हैं, तो उनको दूसरे तरीकों से बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रश्नोत्तरी का समय मर्यादित रखें, सिर्फ प्रासंगिक प्रश्नों पर चर्चा करें। अप्रासंगिक प्रश्नों पर भी चर्चा शुरू हो जाती है, जिसका कि उस प्रसंग से, उस विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं। कम महत्व के प्रश्नों को ज्यादा समय नहीं देना है, और ज्यादा महत्व के प्रश्न है तो उसको ज्यादा समय देना। और प्रश्नोत्तरी का समय मर्यादित मतलब एक लिमिटेड समय रखना है। प्रश्न पूछने के क्या फायदे हैं, इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं प्रश्न विषय की तरफ ध्यान खींचने में मदद करती है, रुचि बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, छात्रों के अंदर प्रश्न पूछने वाली क्षमता बनती है। प्रश्न से शिक्षक बच्चे की क्षमता को समझ पाते हैं कि कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसको ज्यादा समझ में आया, किसका बैकग्राउंड कैसा रहा है। उस हिसाब से फिर शिक्षक उस छात्र पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, और उससे छात्रों की रुचि का भी पता चलता है। तो अगर रुचि का पता चलेगा, छात्रों के कैलिबर का पता चलेगा, तभी तो शिक्षक सरल प्रश्न कमजोर स्टूडेंट से और मुश्किल प्रश्न जो बहुत तेज स्टूडेंट से उससे पूछ पाएगा। तो यह सब प्रश्न के दौरान ही, जब शिक्षक सवाल पूछते हैं और छात्र जवाब देता है, तभी पता चलता है। शिक्षक को यह पता चलता है कि उसकी बात बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं, किससे, प्रश्नोत्तरी से।
क्या अब उस विषय को वो आगे बढ़ा सकते हैं, ये प्रश्नोत्तरी से पता चलता है, या उस विषय में और कुछ बताने की जरूरत है? पहले के ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ता है, जब सवाल पूछा जाता है तो उस विषय वस्तु से संबंधित बैकग्राउंड की जानकारी दी जाती है समझाने के लिए, तो नया ज्ञान जुड़ गया। शिक्षक को पता चलता है कि उसका प्रशिक्षण सफल रहा या नहीं, प्रश्नोत्तरी से पता चलता है। विद्यार्थियों के मस्तिष्क को सक्षम बनाने में प्रश्नोत्तरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये कॉमन चीजें थी जो कि हमने देख लिया, और अगर एग्जाम में आएगा तो आसानी से आपके मनोमस्तिष्क में है, आप आसानी से लिख देंगे। अब ये है प्रश्नों के प्रकार। 7 प्रकार के प्रश्न यहाँ बताए गए हैं योग अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में। आज हम लोग ये 7 कर लेंगे। प्रश्नों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 7 प्रकार बताए गए। किसमें? योग अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में। ये है प्रस्तावना प्रश्न पहला, दूसरा है प्रश्न बनाना, तीसरा है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, चौथा है कुछ समस्याओं वाले प्रश्न, पांचवा है बोध कराने वाले प्रश्न, छठा है तुलनात्मक प्रश्न, सातवां है सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। अब एक एक करके जब व्याख्या देखेंगे, इसका भी निमोनिक कोई बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसको अगर एक एक करके देखें, पहला है प्रस्तावना प्रश्न। विद्यार्थियों को पहले से कितना ज्ञान है ये जानने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पुंडलिक सर पढ़ाते हैं ना, तो उन्होंने जैसे साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया था, मैं देख रहा था, उन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? पहले उन्होंने प्रश्न ही पूछ दिया पढ़ाने से पहले ही। अब जब पढ़ाने से पहले प्रश्न पूछ दिया तो सब लोग बता रहे, हैंड रेज कर रहे हैं, बता रहे हैं, उससे क्या होता है कि साइकोलॉजी के बारे में कितना पता है पुंडलिक सर को ये पता चल जाएगा। बच्चों के अंदर उस विषय वस्तु के बारे में पहले से कितना ज्ञान है, ताकि उनको पढ़ाने में और आसानी हो जाए। ये हो गया, यानी पाठ का प्रारंभ करते हुए उससे संबंधित सवाल पूछना। जैसे आसन पढ़ा रहे हैं तो आसन के बारे में क्या समझते हो, क्या आपने ताड़ासन को पढ़ा है, पहले कभी अभ्यास किया है, इस तरह का प्रश्न पूछना। प्रारंभ में जब प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए उसको, और बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। 1 या 2 प्रश्न पूछिए, और पूरी कक्षा से सबसे प्रश्न पूछेंगे तो पता चला पूरी कक्षा प्रस्तावना प्रश्न में ही निकल गया। 1-2 प्रश्न 1-2 लोगों से, 3 लोगों से शॉर्ट में लेकर के बहुत जल्दी जैसे प्रस्तावना होते वैसे इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा है प्रश्न बनाना। यह विद्यार्थी को किसी अभ्यास अथवा विषय में आगे बढ़ने में शिक्षक की मदद करता है। जैसे कि अगर योग के शिक्षक डायबिटीज और योग विषय पढ़ा रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि बच्चों तुम्हारे शरीर में पैंक्रियाज कहाँ पर है, या इंसुलिन से तुम क्या समझते हो, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। तो अब इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है पूछ दिया, डायबिटीज पढ़ा रहे हैं तो इंसुलिन कहेंगे, बच्चे कहेंगे पैंक्रियाज से रिलेटेड है, पैंक्रियाज से होता है। पैंक्रियाज कहाँ पर है, पैंक्रियाज का काम क्या होता है। तो इस तरह के सवाल विषय के दौरान विषय को आगे बढ़ाने के लिए, देखो बीच में सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल लास्ट में या शुरू में नहीं, बीच में पूछा जाएगा। तो ये उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहेंगे बच्चे कहेंगे हाँ पैंक्रियाज इस जगह पे होता है, किसी ने गलत कहा तो सिखाया जाता है कि नहीं यहाँ पे नहीं, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड में होता है पैंक्रियाज। तो उसको और आगे बढ़ाया जाता है कि अब देखो पैंक्रियाज का कलर क्या होता है, पैंक्रियाज की शेप क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। तो इस तरह से प्रश्न बनाना वाले उसमें आ गया कि विषय वस्तु से संबंधित बीच में प्रश्न कोई बच्चा कैसे बना ले उससे संबंधित। विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न होते हैं, या विशेष ढंग से आपके नए विचार आपके अंदर विकसित हो, इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों से इस तरह का सवाल पूछते हैं। जैसे कि प्राणायाम और नर्वस सिस्टम का क्या संबंध है, हमने पढ़ा प्राणायाम करने से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, बेहतर होता है। तो आप पूछ लें
कि प्राणायाम और नर्वस सिस्टम का क्या संबंध है, इसको करने से उस पर क्यों प्रभाव पड़ता है, या पूछें यौगिक अभ्यास सीखने का क्रम क्या हो सकता है, पहले बैठ करके अभ्यास करेंगे, लेट कर करेंगे, पीठ के बल करेंगे, पेट के बल करेंगे, पहले क्या उसका क्रम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा। ये क्या होता है, विचार, उस पर फिर मंथन शुरू हो जाता है, उस पर दिमाग लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। या ऐतिहासिक विषय पर संबंधित ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो विचार करने पर मजबूर करते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि को हम लोग पढ़ रहे थे तो इस समय कई विचार ऐसे आ रहे थे कि महर्षि पतंजलि कब हुए, कौन थे महर्षि पतंजलि, उनके माता पिता कौन थे, ये दर्शन कब और कैसे लिखी गई होंगी, क्या उनकी कोई पांडुलिपि मौजूद है भी। ये सब विचार करने वाले प्रश्न हैं। कुछ समस्याओं वाले प्रश्न भी होते हैं कि क्या सिर्फ श्वास रोकना प्राणायाम है, गाना गाते समय, भजन उठाते समय भी आपकी श्वास रुक जाती है, क्या इसे प्राणायाम कहेंगे। जब मैं अभी बोल रहा हूँ लगातार और बीच में रुकता हूँ, तो रुकने के दौरान श्वास लेते हैं और बोलने के दौरान श्वास रुकती है, क्या ये प्राणायाम है। तो कुछ समस्याओं वाले, क्योंकि हमने ये देखा कि श्वास लेना छोड़ना रोकना, पूरक रेचक कुंभक, इसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के 3 भाग है, 3 घटक हैं। तो क्या हम गाना गा रहे हैं तो प्राणायाम कर रहे हैं उस वक्त। तो ये समस्याओं वाले प्रश्न होते हैं। इस समस्या का आपको समाधान करना, बताना है कि नहीं, जब नियंत्रित तरीके से श्वास लिया जाता है, जब नियंत्रित तरीके से रोका जाता है, नियंत्रित तरीके से छोड़ा जाता है और विशेष आसन में बैठ करके किया जाता है, विशेष किसी गुरु के सानिध्य में किया जाता है, एक नियम को फॉलो करते हुए किया जाता है, तो प्राणायाम के जितने आपको जानकारी है वो सारी जानकारी आप देते हैं, तब वो प्राणायाम माना जाता है। 5वां है बोध कराने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो आपको, आपके अंदर और जिज्ञासा पैदा करें, विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, आपकी विचार शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि हम आसन के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं। जैसे आसन के एक सिद्धांत है कि आसन के दौरान झटके नहीं लगने चाहिए, जर्क नहीं आने चाहिए शरीर में। अब आपके मन में सवाल आएगा, जर्क आया तो क्या हो गया, क्यों हम इस सिद्धांत को लागू करें योग में, ये आपके अंदर ये प्रश्न आ सकता है। आप प्राणायाम के दौरान कहते हैं कि जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेना, जल्दी जल्दी नहीं छोड़ना है, तो आप कह सकते हैं श्वास लेना छोड़ना ही तो लंग्स में जाना है, हमने जल्दी ले लिया, हम जल्दी छोड़ देंगे। तो ऐसे विचार शक्ति को बढ़ाने वाले आप फिर उसके लिए ढूंढोगे कि क्यों जर्क नहीं देना है, क्यों श्वास जल्दी जल्दी नहीं लेना है। तो आप शास्त्र पलटोगे, हमारे गुरुओं ने क्या कहा है। अगर जल्दी जल्दी श्वास लेते छोड़ते हैं तो हिक्का, श्वास, कास, ये बीमारी हो जाती है, वायु के रोग हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। उसके बाद 6ठा है तुलनात्मक प्रश्न। योग और व्यायाम में क्या अंतर होता है। ये कहते हैं ना, जिम जाने वाले, योग करने वाले, तो योग और जिम में क्या अंतर है बताएं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, योग और व्यायाम में क्या अंतर है, योग करना बेहतर है या जिम करना बेहतर है। प्राकृतिक श्वास, प्राणायाम और गहरे श्वसन में क्या अंतर है, तुलनात्मक है। हम कहते हैं प्राकृतिक श्वसन और ये प्राणायाम हो गया, ये डीप ब्रीदिंग हो गया, ये यौगिक श्वसन हो गया, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ये तुलनात्मक प्रश्न है, सबके अपने फायदे होते हैं। 7वां और अंतिम जो प्रश्न का कैटेगरी है वह सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। विषय के अंत में छात्रों से पूरे पाठ को स्मरण कराने के हिसाब से दोहराने के लिए कहना, इससे विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि अगर हम कह दें कि हमने 1 घंटे पढ़ाया, इसको अगर आप 30 सेकंड में बता दें कि हमने क्या क्या पढ़ाया, तो शालिनी जी कहेंगी कि आपने ये टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया, 4 टॉपिक पढ़ा दिए 30 सेकंड में, शालिनी जी ने पूरा बता दिया। पहले हम लोग ऐसा कर चुके हैं, तो उसको कहेंगे बस 30 सेकंड में पूरा सारांश आ गया। उससे क्या हुआ, एक रिकॉल हो गया, स्मरण शक्ति का भी पता चल गया।
तो आइए उसको देख लेते हैं। बताइए शालिनी जी, अभी हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या पढ़ा है, इसका प्रैक्टिकल कर देते हैं। सर सबसे पहले आपने श्रव्य और दृश्य वाली से कैसे पढ़ाना है सामग्रियों का, उसका वर्णन किया। फिर सारी सामग्रियों को दिखाया आपने कि कौन कौन सी सामग्री हम कक्षा के दौरान यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद शिक्षक को मतलब कैसे प्रश्न पूछने चाहिए और कैसे नहीं पूछना चाहिए, इसके बारे में आपने जिक्र शुरू किया। तो 7 क्वेश्चन का वर्णन आया है। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से इससे क्या हुआ, बाकी लोग भी अलर्ट हो गए होंगे, क्या पता मुझसे भी पूछ लें, तो वो भी दिमाग लगाना शुरू करते होंगे, क्या शालिनी जी ने जो कहा क्या इसमें और अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं। सबसे पहले जिनसे पूछा गया वो थोड़ा सा कम बताते हैं, क्योंकि उनसे अचानक पूछा गया पहले, और जो 3-4 के बाद जिनसे पूछा जाएगा वो क्या होता है, तब तक कई बार वो सुन चुके होते हैं और कई बार उनको समय मिल जाता है प्रिपेयर करने का, तो लास्ट में जिनसे पूछा जाता है वो बेहतर तरीके से जनरली बता पाते हैं, ऐसा देखा जाता है। अब आइए आगे देख लेते हैं वैसे लास्ट टॉपिक कि अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण क्या होते हैं। कहते हैं ना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने, कई बार आप भी कहते होगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय, कई बार हमारे टीचर्स कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो आधारभूत गुण क्या होने चाहिए प्रश्न के? कहते हैं प्रश्न पूछना एक कला और विज्ञान है। प्रश्न छोटा होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए अपने आप में, अधूरा नहीं। प्रश्न समझ में ना आए तो क्या, प्रश्न लंबे ना हो, सीधे विषय से संबंधित होने चाहिए, इधर उधर से नहीं होने चाहिए। और ये खास करके चूंकि मैं मीडिया से संबंधित रहा हूं, तो हमें तो शुरुआत में ही पढ़ाया जाता था कि सवाल छोटा से छोटा रखना है। अब कोई गेस्ट आए, उनसे सवाल हम 1 मिनट का सवाल हम नहीं पूछ ले, होता गेस्ट भूल ही गए कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे क्या पूछा आपने, छोटे में पूछो, मैं समझ नहीं पाया। इसीलिए प्रश्न छोटा, सारगर्भित होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, सीधे विषय से संबंधित होना चाहिए। अब अगर कोई टीचर स्टूडेंट से सवाल पूछ रहा है तो विद्यार्थी की आयु, उसके लिंग के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से सब प्रश्न पूछने चाहिए। कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थियों से पूछें, सरल प्रश्न कमजोर विद्यार्थियों से पूछें। बड़े मतलब अनुभवी विद्यार्थियों से। प्रश्न की भाषा सरल होनी चाहिए, शिक्षक कठिन शब्द का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें। सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए, उनको प्रोत्साहन देने वाले होने चाहिए। प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करें, ना कि सिर्फ विशेष विद्यार्थियों से करें, सबसे प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न विषय के अनुरूप और अर्थपूर्ण होने चाहिए। प्रश्न जो पहले भी आया विनम्रता पूर्वक पूछे जाने चाहिए। किसी विद्यार्थी पर हमला करते हुए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, उसको परेशान करते हुए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न जल्दीबाजी में नहीं पूछना चाहिए। विद्यार्थियों को सोचने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। एक जैसे प्रश्न में वाक्य बदलकर प्रश्न पूछना चाहिए। अगर 2 लोगों से एक ही प्रश्न पूछना है तो दोनों लोगों से थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर देना चाहिए। यूजीसी भी प्रश्न पूछने में ऐसे ही करते हैं, हर साल अगर एक ही क्वेश्चन पूछा दूसरी बार तो चेंज कर देते हैं तरीका। हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वे साफ नहीं होते हैं, स्पष्ट, उससे पता नहीं चलता है कि स्टूडेंट को समझ में आया ही नहीं, आपको फीडबैक अच्छे से नहीं मिलेगा। अधूरा प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 8 बज गए, क्लास को कंप्लीट करते हैं। कल क्वेश्चन पूछ लेंगे और कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पाठ नियोजन।